हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी के वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उसे मैं करवा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। अभिकथन कह रहा है कि ऑनलाइन सूची में कॉलम वर्गीकरण लोकप्रिय है, तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है। जो ऑनलाइन सूची होती है उसमें कॉलम वर्गीकरण जो है लोकप्रिय नहीं है। तर्क क्या कह रहा है? ऑनलाइन खोज में पारंपरिक वर्गीकरण का लाभप्रद रूप से उपयोग होता है। तो हाँ, ये कहना सही है कि जो भी ऑनलाइन खोज होता है उसमें पारंपरिक वर्गीकरण का लाभप्रद रूप से उपयोग होता है। तो यहाँ पे अभिकथन गलत है और तर्क सही है। यह ऑप्शन किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है कि अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है लेकिन जो आर है वो क्या है? सही है। तर्क जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट में ऑप्शन कह रहा है ज्ञान वर्गीकरण में स्वयं ही ज्ञान क्रमबद्ध किया जाता है, ये बिल्कुल ही सही है। ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण के बीच मुख्य अंतर में से पहला अंतर यह है कि ज्ञान वर्गीकरण में स्वयं ही ज्ञान क्रमबद्ध किया जाता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान की अभिव्यक्ति दस्तावेजों के रूप में व्यवस्थित की जाती है। तो हाँ, जो पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान की अभिव्यक्ति दस्तावेजों के रूप में व्यवस्थित होती है, ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है? ज्ञान वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार है। तो हाँ, बिल्कुल ही सही है। थर्ड जो है वो भी सही है। जो ज्ञान वर्गीकरण है वह पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार है। फोर्थ क्या कह रहा है? ज्ञान वर्गीकरण में संख्याओं की व्यवस्था की जाती है जिसे नोटेशन कहते हैं, यह गलत है। जो ज्ञान वर्गीकरण उसमें संख्याओं की व्यवस्था की जाती है उसे नोटेशन हम लोग नहीं कहते, यह कहना बिल्कुल ही गलत है। तो ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण के बीच मुख्य अंतर यही तीन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन आपके देखिए क्या कह रही है? फर्स्ट सेकंड ए गलत होगा, सेकंड थर्ड बी गलत होगा, सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर ये भी गलत होगा, लेकिन डी में कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण के बीच मुख्य अंतर क्या क्या है? तो ज्ञान वर्गीकरण में स्वयं ही ज्ञान क्रमबद्ध किया जाता है, पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान की अभिव्यक्ति दस्तावेजों के रूप में व्यवस्थित की जाती है, ज्ञान वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार होता है। यह इन दोनों के बीच का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रकाशित क्रमानुसार लिखे। इसके अरेंजमेंट के अनुसार आपको लिखना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन, फिर कौन। इसके लिए आपको क्या करना होगा? वो कब प्रकाशित हुआ इसके बारे में आपको जानना होगा कि द्विबिंदु वर्गीकरण का कब प्रकाशन हुआ। तो डायरेक्ट इसको हम आपको ऑप्शन पे लेके चलते, वहां से आप इजी समझेंगे। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो है वो 1931 में दिए गए। द्विबिंदु वर्गीकरण जो 1933 में लाया गया। क्लासिफाइड कैटलॉग जो 1934 में आया, और प्रोलिगोमिना टू क्लासिफिकेशन यह 1937 में आया। तो आज ईस्वी आप याद रखिएगा तो आप इजी वे में इसको क्या कर सकेंगे? अरेंज कर सकेंगे। एक बार ध्यान से सुनिए कि जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 में आया, द्विबिंदु वर्गीकरण 1933 में, क्लासिफाइड कैटलॉग 1934 में, और प्रोलिगोमिना टू क्लासिफिकेशन 1937 में आया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई डीडीसी वर्गों को सम्मिलित कीजिए। फिर से आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। मैच करके बताइए इसमें क्या होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? इसके ऑप्शन पे चलते हैं कि जो डीडीसी वर्ग को सम्मिलित करना है कि शिक्षा की सूची में आ गया, चिकित्सा, फोटोग्राफी, ज्योतिषी, ये किस में आता है? तो हम लोग देखते हैं शिक्षा को 370 में रखा गया, शिक्षा 370, चिकित्सा 610, चिकित्सा 610, फोटोग्राफी 770, फोटोग्राफी 770, और ज्योतिष 520, ज्योतिष याद रखिएगा 520। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से अभिकथन और तर्क पूछा गया, आपको बताना है अभिकथन से या फिर तर्क से। यहाँ पे देखना है। फर्स्ट आपका अभिकथन क्या कह रहा है कि यूडीसी का विषय गेटवेज में संसाधन अन्वेषण के उच्च पुनः प्राप्ति में उपयोग होता है। यूडीसी का विषय गेटवेज में संसाधन अन्वेषण के उच्च पुनः प्राप्ति में उपयोग होता है। तो यह बिल्कुल ही सही है कि यूडीसी का जो विषय है हम लोग उसको क्या करते हैं? गेटवेज में संसाधन अन्वेषण के उच्च पुनः प्राप्ति में उपयोग करते हैं, इसलिए अभिकथन ए सही है। तर्क कह रहा है ऑनलाइन वातावरण में फैसिलिटेटेड पद्धति का गुणात्मक पद्धति पर विशेष लाभ होता है। तर्क क्या कह रहा है कि ऑनलाइन जो वातावरण है उसमें फैसिलिटेटेड पद्धति का गुणात्मक पद्धति पर विशेष लाभ होता है, तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन सही है और तर्क क्या होगा? गलत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आप देखिए क्या है? अभिकथन सही किस में दिखा रहा है? तो ए में बता रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। इसमें आप अभिकथन और तर्क को ध्यान से सिर्फ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अभिकथन और तर्क फिर से पूछा जा रहा है। अभिकथन क्या कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण भारत में सबसे सफल वर्गीकरण पद्धति है। जो द्विबिंदु वर्गीकरण जो है कह रहा है भारत में सबसे सफल वर्गीकरण पद्धति है, तो यह बिल्कुल ही सही है कि जो द्विबिंदु वर्गीकरण है वह भारत में सबसे सफल वर्गीकरण पद्धति है। और तर्क क्या कह रहा है? किसी भी वर्गीकरण पद्धति की सफलता का महत्वपूर्ण कारण
उसका पुनरीक्षण एवं उसके विभिन्न संस्करण का नियमित अंतराल पर प्रकाशन है। यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तर्क क्या कह रहा है, किसी भी वर्गीकरण पद्धति की सफलता का महत्वपूर्ण कारण उसका पुनरीक्षण एवं उसके विभिन्न संस्करण का नियमित अंतराल पर प्रकाशन है। तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे अभिकथन सही कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में भारत में सबसे सफल वर्गीकरण पद्धति है, लेकिन तर्क क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। फिर से अभिकथन और तर्क है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है यूडीसी में चिन्ह डबल द्विबिंदु का प्रयोग संयुक्त विषय में घटक संख्याओं के निश्चित क्रम की अनुमति देता है। यूडीसी में चिन्ह डबल बिंदु का प्रयोग संयुक्त विषय में घटक संख्याओं के निश्चित क्रम की अनुमति देता है। तो हाँ, यूडीसी में जो चिन्ह का यूज हम लोग करते हैं डबल बिंदु, इसका प्रयोग हम लोग संयुक्त विषय में घटक संख्याओं के निश्चित क्रम की अनुमति देने के लिए करते हैं, इसलिए अभिकथन यहाँ पे सही है। तर्क क्या कह रहा है, निश्चित क्रम कंप्यूटर आधारित सूचना अवाप्ति में आसान अभिगम प्रदान करता है। ये कहना बिल्कुल ही गलत है। जो निश्चित क्रम कंप्यूटर आधारित सूचना होते हैं वह अवाप्ति में आसान अभिगम प्रदान करता है, ये गलत है कहना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अभिकथन सही है और तर्क क्या होगा, गलत है। तो अभिकथन सही, तर्क किसमें बता रहा है गलत, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। वर्गीकरण के सिद्धांत आंशिक बोध शब्द है, इसका जो वर्गीकरण के सिद्धांत जो आंशिक बोध जो शब्द है उसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है समूहन, जिसे हम लोग कहते हैं अग्लिमरेशन प्रकार फर्स्ट। किस प्रकार का है, तो अल्गेमेरेशन प्रकार फर्स्ट, काइंड फर्स्ट चाहिए। आंशिक बोध क्या है, तो यह एक प्रकार का अल्गेमेरेशन है जिसमें प्रकार फर्स्ट आता है। क्वेश्चन कह रहे थे द टर्म पार्शियल कंप्रिहेंशन इन द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज, उसे हम लोग थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है पार्शियल कंप्रिहेंशन का, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समूहन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वर्गीकरण के सिद्धांत में आंशिक बोध शब्द समूहन प्रकार एक से संबंधित है। आंशिक बोध एक प्रकार का एलोगोमेरेशन बेसिक सब्जेक्ट्स है जिसको अब पार्शियल कंप्रिहेंशन के नाम से जाना जाता है, जबकि निवाकरण, विखंडन और अल्पीकरण का विवरण पहले दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूडीसी आईएमई की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें कोड फर्स्ट देखिए आपका क्या क्या है, इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला कह रहा है किसी वर्ग संख्या में कम से कम 3 डिजिट होंगे, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। मिनिमम 3 डिजिट्स इन ए क्लास नंबर, क्या किसी भी वर्ग संख्या में कम से कम 3 डिजिट होंगे, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। यूडीसी आईएमई की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से ए नहीं आता है। बी में क्या आ रहा है, मुख्य वर्ग 4 खाली, ये कहना सही है। मुख्य वर्ग जो 4 होता है वो खाली रहता है। सी में कह रहा है किसी भी भाषा या लिपि के स्वतंत्र संकेतन है, हाँ ये भी कहना सही है कि यूडीसी आईएमई की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी भी भाषा या लिपि के स्वतंत्र संकेतन होते हैं। डी में कह रहा है सूक्ष्म प्रलेखों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, मोर सुटेबल टू माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। जो यूडीसी और आईएमई है वो मोर सुटेबल है किसके लिए, माइक्रो डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बी सी डी जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जबकि ए जो है इनकी विशेषताओं में से नहीं है। तो बी सी डी इसका ऑप्शन देखिए किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। यूडीसी आईएमई की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है कि इसका मुख्य वर्ग 4 जो है वो खाली है, किसी भी भाषा या लिपि के स्वतंत्र संकेतन है, सूक्ष्म प्रलेखों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। नोट में आप समझिए कि यूडीसी आईएमई 93 पर वर्तमान कार्य में 2 ब्लॉक शामिल हैं। ब्लॉक 1 यूडीसी और ब्लॉक 2 के सैद्धांतिक पहलू है यूडीसी आईएमई 93 के साथ व्यवहारिक वर्गीकरण। ब्लॉक 1 जो है यूडीसी की उत्पत्ति और विकास और अंतर्राष्ट्रीय माध्यम संस्करण 1993 की विशेषताओं से संबंधित है। अब ब्लॉक 2 जो है वो आय और विशेष सहायक तालिकाओं, संश्लेषण या संख्या निर्माण प्रक्रिया और मुख्य कक्षाओं 0/9 के तहत यूडीसी आईएमई 93 के साथ शीर्षकों के वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है यहाँ पे अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। अभिकथन कह रहा है डीडीसी वर्गीकरण पद्धति की तुलना में यूडीसी वर्गीकरण पद्धति विशेष पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो यह बिल्कुल ही सही है कि यहाँ पे जो डीडीसी वर्गीकरण पद्धति है उसकी तुलना में यूडीसी वर्गीकरण पद्धति जो है जितने भी विभिन्न पुस्तकालय हैं उसके लिए अधिक उपयुक्त होते हैं यूडीसी वर्गीकरण, इसलिए अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है कि डीडीसी की तुलना में यूडीसी नए जटिल विषयों को बेहतर समायोजित कर सकती है। तो हाँ, यहाँ जो डीडीसी है वो क्या करते हैं, यूडीसी की तुलना में नए जटिल विषयों को बेहतर समायोजित कर सकती है, ये भी कहना सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क क्या है, दोनों का दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे जो अभिकथन और तर्क है दोनों सही है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है।
तो एक बार फिर से अभिकथन को रिकॉल कीजिए। क्या कह रहा है, डीडीसी वर्गीकरण पद्धति की तुलना में यूडीसी वर्गीकरण पद्धति विशेष पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयुक्त है, ध्यान रखिएगा। और तर्क कह रहा है डीडीसी की तुलना में यूडीसी नए जटिल विषयों को बेहतर समायोजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, फिर से आपका अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है यहाँ पे अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। अभिकथन कह रहा है केवल डीडीसी में ऐड टू युक्ति दिए गए नंबर को विस्तारित करने का अवसर प्रदान करती है। तो हाँ, केवल डीडीसी में ही ऐड टू युक्ति जो है जिसका उपयोग हम लोग दिए गए नंबर को विस्तारित करने का अवसर प्रदान करते हैं, ये सही है। तर्क क्या कह रहा है, डीडीसी संश्लेषणात्मक विशेषताओं के बिना वर्गीकरण की केवल गणनात्मक पद्धति है, तो तर्क गलत है। डीडीसी इज ए प्योरली इनन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन विदाउट सिंथेटिक फीचर्स, तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंथेटिक फीचर्स का यूज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पे अभिकथन सही है, केवल डीडीसी में ऐड टू युक्ति दिए गए नंबर को विस्तारित करने का अवसर प्रदान करती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होना चाहिए और आर गलत। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए सही होना चाहिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए सही है परंतु आर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ड्यूवे दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, सापेक्ष अनुक्रमणिका, अनुसूचियों की गणना, तालिकाएं और अनुदेशों को जोड़ना। तो इनमें से कौन सी जो आपको बताना है ड्यूवी दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं, तो कह रहा है ए और बी गलत है। ए और बी जो है वो क्या सही है, सापेक्ष अनुक्रमणिका और अनुसूचियों की गणना, केवल यही दोनों विशेषताएं हैं क्या, तो नहीं। लेकिन सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी सही है। बी में क्या कह रहा है, अनुसूचियों की गणना और तालिकाएं, क्या ये दोनों वर्गीकरण की विशेषताएं हैं, तो नहीं। आपको पूछा जा रहा है ड्यूवी दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सी में कह रहा है सी एंड डी, तालिकाएं और अनुदेशों को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही कि जो ड्यूवी दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं वो कौन कौन सी है, तालिकाएं और अनुदेशों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी एंड डी यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तालिकाएं और अनुदेशों को जोड़ना ड्यूवी दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं हैं, जबकि सापेक्ष अनुक्रमणिका और अनुसूचियों की गणना डीडीसी की विश्लेषित विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण 1993 की जो निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सहायिकाएं हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी विशिष्ट सहायिकाएं हैं। देखना है यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू 00 ये बता रहा है। दूसरा आपका बता रहा है मटेरियल्स 03। थर्ड है आपका पॉइंट नॉट सीरीज 0 या 9 और हाइफन सीरीज -1 और -9। इसको आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सहायिकाएं हैं, आपको बताना है। इसमें विशिष्ट सहायिकाएं जो होगी वो ऑप्शन नंबर सी एंड डी, पॉइंट नोट सीरीज और हाइफन सीरीज जो है वो सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण की निम्नलिखित में से विशिष्ट सहायिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सी एंड डी इसका क्या है, राइट आंसर है। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण मीडियम संख्या 1993 की पॉइंट नॉट सीरीज 0.0.9 और हाइफन सीरीज -1 और -9 विशिष्ट सहायिकाएं हैं, जबकि पॉइंट ऑफ व्यू .00 और मटेरियल 03 यूडीसी की सहायिकाएं हैं। पॉइंट ऑफ व्यू और मटेरियल 03 किसकी सहायिका है, यूडीसी की है। और 03 में प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स, रिलेशंस, प्रोसेस एंड द पर्सन्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूडीसी में इंटर कलेक्शन क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि सहायक के मध्य सर्ग, इन्फिक्स और ऑक्सिलरी। यूडीसी जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में इंटर कलेक्शन सहायक के मध्य सर्ग है। इंटर कलेक्शन क्या है, तो सहायक के मध्य सर्ग है। यूडीसी का प्रतिपादन 1895 में बेल्जियम बैरिस्टर पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन ने किया और इनका प्रथम प्रकाशन 1905 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डीडीसी में वर्णों के विभाजन का पहला क्रम किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोत पर आधारित है। डीडीसी में वर्णों के विभाजन का पहला क्रम किस पर आधारित है, तो फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोत पर। इसके ऑप्शन में सेम वही बताया गया कि डीडीसी जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में वर्गों के विभाजन का पहला क्रम फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्लस्टर, जिसे हम लोग समूहन कहते हैं। समूहन समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1950 में वर्गीकरण के विषय के निर्माण की विधि को रखा, जो मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया। पहला है लेमिनेशन, दूसरा है लॉज असेंबलेज, फिजन, फ्यूजन, डिस्टिलाइजेशन, क्लस्टरिंग
एलोगोमेरेशन। इनके उदाहरण क्या क्या है? लेमिनेशन के उदाहरण है काइंड 1 में एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ प्लांट, और काइंड 2 में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और लूज असेंबलीज के उदाहरण क्या है? काइंड 1 में आपका है स्टैटिक्स फॉर द लाइब्रेरीज, काइंड 2 में इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन क्रिश्चियनिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लेमरोसोडिया एंड द एंथ्रोपोइडिया, काइंड 3 में मेडिसिन, आयुर्वेदिक सिस्टम, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंटो, चाइल्ड। और फ्यूजन के उदाहरण में आपका है नेचुरल साइंसेज, यूजफुल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा फ्यूजन में। और फ्यूजन के उदाहरण है एस्ट्रोफिजिक्स और ज्यूरिस प्रूडियंस। और नंबर 5 में आपका डिस्टिलाइजेशन के उदाहरण है स्टैटिस्टिकल कैलकुलस, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट साइंस एटसेट्रा। और 6 क्लस्टरिंग के उदाहरण है एरिया स्टडी, सोशल साइंस एंड गंधेरा। और 7 में आपका एग्लोमेरेशन के उदाहरण है नेशनल साइंस एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एस.आर. रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण में PMEST है। आपको बताना है कि PMEST जो है एस.आर. रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण में क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके कोड दिए हुए AB, AD, AC और BD, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें A और D क्या है वो पूरी तरह से सही है। A और D में क्या है? तो मूर्तता के ह्रासक्रम है। एस.आर. रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण में PMEST क्या है? तो वह एक मूर्तता के ह्रासक्रम है। और D में इसका क्या है? तो मूलभूत श्रेणियों के ह्रासक्रम है। ऑप्शन इसका क्या बता रहा था? बी सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही है। कोड में आपका क्या दिया हुआ है? A and D आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? A and D आर करेक्ट, जिसमें आप ध्यान रखिएगा मूर्तता के ह्रासक्रम है और मूलभूत श्रेणियों के ह्रासक्रम है। एस.आर. रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण में PMEST क्या है? तो मूर्तता के ह्रासक्रम है और मूलभूत श्रेणियों के ह्रासक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ संबंधित सही कथन की पहचान करें। आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, यह पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। तो हाँ, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ संबंधित सही कथन यही है कि यह जो है पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। डिस्क्रिप्शन आप समझिए क्या क्या। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? यह पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। बी कह रहा है इसके साथ पॉल ऑटलेट तथा हेनरी लॉ फॉन्टेन संबंधित है। ये सब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ संबंधित है। यूडीसी को 1905 में पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन ने प्रतिपादित किया। इसमें मिश्रण अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ संबंधित सही कथन कौन सा है? तो यह पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। कैसी पद्धति है? यह पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या करना है? मैच करना है। संकेत है और उसका अर्थ आपको बताना है। तो हम इसको आपको डायरेक्ट क्या करते हैं? ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से आप इजी में समझ पाएंगे कौन से संकेत किसके हैं। तो यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के मानक संस्करण में प्रयुक्त संकेतों का सही सम्मेलन कुछ इस प्रकार है। डबल एरो का मतलब दिया हुआ है कि सी ऑल्सो, यह भी देखे डबल एरो। डायमंड का मतलब है संयोजन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लोग डायमंड से दिखाएंगे। डबल एरो से आपको समझना है कि फिर से आपको देखना है। और स्क्वायर से हमको दिखाना है इंक्लूडिंग, यानी किसी को साथ लेके चलना है। और ये जो लिखा है लगभग एक जैसा के रूप में उप विभाजित करें, सब डिविजुअल एज। ये जो इक्वल टू और डैश दिया हुआ है इसका मतलब है लगभग एक जैसा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? डायमंड का यूज़ हम लोग करेंगे संयोजन का उदाहरण स्क्वायर सहित में। और डबल एरो का मतलब होगा इसको भी देखें और लगभग एक जैसा हम लोग इसका इक्वल टू और उसके ऊपर हम लोग डैश का यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्गों को कॉलम वर्गीकरण के छठे संस्करण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको क्या करना है? आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। जिसको हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से अब समझ में आएगा क्या है। निम्न वर्गों को कॉलम वर्गीकरण के 6th एडिशन के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा 2K, फिर 2 OB2 और फिर 2N, जहाँ K जो है इंसाइक्लोपीडिया को बताता है जो कॉमन आइसोलेट में आते हैं। 2 जो है लाइब्रेरी साइंस को बताता है। T जो है मेन क्लास एजुकेशन का है। और N जो है समय को संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉलम वर्गीकरण में LB घोतक है। यहाँ आपको बताना है कि LB किसका घोतक। इन कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन LB डिनोट्स, LB किसको बताता है इसके बारे में बताना है। तो LB जो है पद्धति को बताता है। किसको बताता है? पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूडीसी का विशेष सहायक उप विभाजन है। यूडीसी का इसमें से विशेष सहायक उप विभाजन इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिर्फ इसमें होगा संबोधन और उप समूहन। संबोधन और बिंदु शून्य। निम्नलिखित में से कौन सा यूडीसी का विशेष सहायक उप विभाजन है? तो यूडीसी का विशेष सहायक उप विभाजन जो है वो संबोधन और बिंदु शून्य है। ए और डी इसका क्या राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन इसमें देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संबोधन और बिंदु शून्य जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विशेष
सहायक उपविभाजन है जिसकी स्थापना 1905 में हुई, जबकि कॉलन का प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित कॉलन क्लासिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कॉलन वर्गीकरण का तीसरा भाग क्या है। इसका तीसरा भाग जो है वो श्रेष्ठ और पवित्र पुस्तकें, क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स जो है वो कॉलन वर्गीकरण का तीसरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सीसी में एकता ईश्वर विश्व विकास में प्रथम आदि के लिए एक का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसे हम लोग मौलिक स्मृति संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। सीसी में एकता ईश्वर विश्व विकास में प्रथम आदि के लिए एक का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो मौलिक स्मृति संकेत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताना है कि एस.आर. रंगनाथन के अनुसार डैश वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची परिगणित होती है। आपको बताना है एस.आर. रंगनाथन के अनुसार किसमें होता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में। एस.आर. रंगनाथन के अनुसार एक परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची परिगणित होती है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, एक परिगणनात्मक द्वारा एस.आर. रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण पद्धति के अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची परिगणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध अंक बी प्रदर्शित करता है। बी किसे प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायस, अभिनीति को। द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध अंक बी जो है वो अभिनीति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विबिंदु वर्गीकरण का भाग 3 किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। इसका भाग 3 जो है वो विशिष्ट नामों साथ श्रेणी ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। द्विबिंदु वर्गीकरण का भाग 3 जो है वो विशिष्ट नामों साथ श्रेणी ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची से संबंधित है। इसके डिस्क्रिप्शन में सेम वही दिया है, विशिष्ट नामों के साथ श्रेष्ठ ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची द्विबिंदु वर्गीकरण के भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल एम सूचित करता है। एम किसे सूचित करता है, तो एम जो है वो आवधिक पत्रिका को सूचित करता है। एम किसे सूचित करता है, आवधिक पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी में मुख्य वर्ग डब्ल्यू इंगित करता है। डब्ल्यू किसे इंगित करता है, तो राजनीति विज्ञान को इंगित करता है। डब्ल्यू किसे इंगित करता है, राजनीति विज्ञान को। राजनीति विज्ञान सीसी के मुख्य वर्ग डब्ल्यू को इंगित करता है, जबकि शिक्षा के लिए टी का उपयोग किया गया, इतिहास के लिए वी का और अर्थशास्त्र के लिए एक्स को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति जो है वो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का उदाहरण है। यूडीसी में विषयों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की खोज सन 1905 में पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफॉन्टेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, द्विबिंदु वर्गीकरण की काल अनुसूची में प्रतीक एल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, 1700 से 1799 तक को प्रतिनिधित्व करता है प्रतीक एल। 1799 द्विबिंदु वर्गीकरण की काल अनुसूची में प्रतीक एल का, जबकि 1400 से 1499 को आई से, 1500 से 1599 को जे से और 1600 से 1699 तक को के से प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ड्यूवे दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसे वेब ड्यूवी के नाम से जाना जाता है। ड्यूवे दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है, वेब ड्यूवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीडीसी में मुख्य वर्ग 570 इंगित करता है। 570 किसे इंगित करता है, तो यह जीव विज्ञान को इंगित करता है। 570 किसे इंगित करता है, जीव विज्ञान को। और नीचे देखिए क्या, डीडीसी के 19वां संस्करण को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया, फिर उनको भी 10 वर्गों में बांटा गया, जिनमें से 570 जीव विज्ञान को, 530 भौतिक विज्ञान को, 540 रसायन शास्त्र को और 580 जो वो वनस्पति या पादप विज्ञान को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कॉलन वर्गीकरण के अनुसार मुख्य वर्ग साहित्य के निम्नलिखित रूपों का सही क्रम पता लगाइए। जो कॉलन वर्गीकरण है उसमें आपको सही अरेंजमेंट इसको आप बताना है कि कौन सा किस में रखा गया। तो सही अरेंजमेंट है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सबसे पहले काव्य को रखा गया, फिर कथा साहित्य को, फिर संभाषण को और फिर कंपू को। जिसमें फर्स्ट क्या आएगा, पोइट्री, फिर फिक्शन, फिर ऑरेशन और फिर कंपू। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कॉलन वर्गीकरण के अनुसार मुख्य वर्ग साहित्य के निम्नलिखित रूप का सही क्रम क्या है, तो काव्य है, फिर कथा साहित्य है, फिर संभाषण और फिर कंपू है। इसका डिस्क्रिप्शन में सेम वही चीज़ दिया है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है नंबर को टर्म से,
कि y1, y3, y7, y8 किसके साथ मैच होता है। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं क्या है ऑप्शन में इसका आंसर क्या है। कॉलोन वर्गीकरण के पूर्ववर्ती समान एकलों के अंकों को उनके सही पद निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है कि y1 जो है वो बताएगा अनुदेश क्रमादेश को, y3 बताएगा सारांश को, y7 बताएगा केस स्टडी को और y8 बताएगा सार संकलन को, डाइजेस्ट को। y1 किसे बताएगा अनुदेश क्रमादेश को, y3 सारांश को, y7 केस स्टडी को और y8 सार संकलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शीर्षकों को कॉलोन वर्गीकरण के छठे संस्करण के अनुसार उनकी वर्ग संख्याओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ, डायरेक्ट हम लोग लिख चलते हैं इसके आंसर पे आपको। तो अकॉर्डिंग ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन चेचक को हम लोग रखें किसमें L.4331 में, सॉरी 4231 में। चेचक को किसमें 4231 में, जहाँ पे L मीन्स है मेन क्लास ऑफ मेडिसिन। L क्या है मेन क्लास ऑफ मेडिसिन। बुखार के हम लोग रखें L414 में, जिसमें 4 बता देगा डिजीज़ को एंड 14 बता रहा है फीवर को। 4 किसे बता रहा है डिजीज़ को एंड 14 बता रहा है फीवर को। मधुमेह को हम लोग रखें L293:46 में, किस में रखें मधुमेह को L293:46 में। मलेरिया को हम लोग रखते हैं L35:4261 में। मलेरिया को किस में रखेंगे L35:4261 में। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक्स मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।